नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की उस नेता के बारे में जो बहुत ही चर्चित हैं। एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री जिसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि भारत में किसी को नहीं पता होगा, जिन्होंने संघर्ष करके अपने आप को वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया और आज राजनीति में कुछ गलतियों के वजह से आज उनकी सत्ता भी चली गई है और पार्टी भी जाने की जो है, कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी भी उनके हाथ से चली जाएगी, वो स्थिति आ गई है। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की उस नेता के बारे में जिन्होंने कभी पूरे विपक्ष को दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन आज खुद राजनीतिक चुनौतियों के बीच घिरी हुई दिखाई दे रही है। मैं बात कर रहा हूं ममता बनर्जी जी की। देखिए, राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब मतभेद व्यक्तिगत टकराव में बदल जाए तब उसका असर जनता और राजनीति दोनों पर पड़ता है। 2014 के बाद से ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगातार राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला। बंगाल में भाजपा के विस्तार के साथ यह टकराव और तेज होता गया। चुनावी मंचों पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए और बंगाल राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन गया था। फिर आया 2021 का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ। ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में लौटी। भाजपा को बहुत सारी उम्मीदें थी। ऐसा लगा कि 2021 में भाजपा सरकार बना लेगी, लेकिन नहीं बना पाई और 70 तक, हालांकि 3 सीट से 70 तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे और समीक्षा बैठक बुलाई गई। उस बैठक को लेकर ऐसा विवाद हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और बैठक में पूरी तरह शामिल हुए बिना वहां से चली गई। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। देखिए, कुछ बातें होती हैं, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ममता जी ने 2021 का जैसे ही चुनाव वो जीती, उसके बाद उनको लगा कि अब वो नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ी नेता हो गई हैं और इसके वजह से मतलब एक कॉमन प्रोटोकॉल होता है, वो भी वो धीरे धीरे भूलती गई। ममता बनर्जी जी का आरोप था कि उन्हें अपमानित किया गया, जबकि भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं। विवाद इतना बढ़ा कि राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया। इसके पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक असहजता दिखाई दी थी। बंगाल की राजनीति लगातार टकराव की राजनीति बनती चली गई। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों की जांच, राज्यपाल के साथ विवाद, केंद्र राज्य संबंध और विपक्षी राजनीतिक के मुद्दों पर ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रही। दूसरी ओर भाजपा भी बंगाल में उन्हें अपनी मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में प्रस्तुत करती रही। देखिए, राजनीति में ये सब होता ही रहता है, बट ये मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार में इस तरीके का टकराव अगर होता है तो ये दोनों की राजनीतिक वर्चस्व तो कायम रह सकता है, लेकिन वहाँ की जो जनता है उस जनता का बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो राज्य सरकार फायदा दे रही है वो तो फायदा मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के अगर फायदे जो आ रहे हैं उसमें अगर वो जनता को मिलता है तो उसमें राज्य सरकार को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का भी वहाँ पे राजनीति हुई कि केंद्र सरकार के बहुत सारे ऐसी योजनाएं थी जो वेस्ट बंगाल में लागू होने नहीं दिया गया। ये भी टकराव की ही एक देन थी। लेकिन मैं एक अलग प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या केवल विरोध करके राजनीति चल सकता है? क्या केवल आक्रामकता से जनता विश्वास लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है? देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। मुझे लगता है वही ममता जी के साथ हुआ। आज यदि हम पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया हो, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठते सवाल हो या जनता के बीच बढ़ती नाराजगी की चर्चाएं हो, विपक्ष लगातार इन्हीं मुद्दों को उठाता रहा है। राजनीति में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है। देखिए,
2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन जनता ने उन्हें 240 सीटों तक सीमित कर दिया। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का ही होता है। आप मानो न मानो वो अलग बात है, लेकिन जनता ही सर्वोपरि होती है। इसी प्रकार अगर कोई क्षेत्रीय दल या उसका नेतृत्व यह मान ले कि जनता हमेशा उसके साथ ही रहेगी, तो यह सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है। शायद 2021 के बाद से ममता बनर्जी ने उनको दिमाग में यही हुआ। आज ममता बनर्जी के पास अभी भी मजबूत संगठन है, सांसद हैं, विधायक हैं और बंगाल में उनका बड़ा जनाधार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतृत्व जमीन की वास्तविक समस्याओं को सुन रहा है या सुन रहा था। आज की स्थितियां क्या है? उनके सांसद उनके साथ छोड़ के चले गए, उनके विधायक उनका साथ छोड़ के चले गए, कहीं तो कोई प्रॉब्लम रही होगी। अब इन सबों के बीच में क्या जनता को न्याय मिल रहा है? क्या सरकार गलतियों को स्वीकार कर सुधार करने को तैयार रही है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिले, तो इतिहास गवाह है कि जनता बड़े से बड़े नेता को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, बल्कि उनका अपना राजनीतिक व्यवहार है। यदि नेतृत्व में विनम्रता, संवाद और आत्ममंथन नहीं होगा, तो राजनीतिक संघर्ष और कठिन हो सकता है। राजनीति में जीत अस्थायी नहीं होती और हार अंतिम नहीं होती, लेकिन जनता का विश्वास अगर खो जाता है तो किसी ने भी नेता के लिए यह बड़ा संकट होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज ममता बनर्जी जिस राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है, वहां उनकी लड़ाई केवल भाजपा से नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक शैली और जनता की बदलती अपेक्षाओं से भी। और यही कारण है कि आज उनके 29 में से लगभग 22 सांसद साथ छोड़ के चले गए, विधायक 80 में से 62 विधायक चले गए। आज तमाम प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगाए गए। हो सकता है ये राजनीतिक आरोप हो, लेकिन या तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सही हो सकते हैं, या तो वो 62 विधायक और ये 22 सांसद। कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम थी, तभी तो ये स्थितियां बदली। और कुछ प्रॉब्लम तो सामने दिखाई देती हैं। 2026 के चुनाव में क्या क्या नहीं कहा गया। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मर्यादा में हो तो बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो नेता लोग होते हैं, ये उनको लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, और समझदारी का नतीजा 2024 में भाजपा ने भी देखा, और ये समझदारी का नतीजा 2026 में वेस्ट बंगाल की जनता ने भी दिखा दिया। इसलिए मेरा मानना ये है कि सभी राजनीतिक दलों से आप जनता को अंडर एस्टिमेट मत करो। कब किसको उखाड़ फेंक देते हैं ये पता नहीं चलता है, और आप सब जनता को बरगलाना बंद कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।